नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नेपाल में 6.4 तीव्रता के भूकंप में 60 से अधिक लोगों की हुई मौत, कई घायल। देर रात दिल्ली सहित भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भी महसूस किए गए झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से फोन पर की बात, द्विपक्षीय मुद्दों सहित पश्चिम एशिया की स्थिति पर किया विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चढ़ने लगा चुनावी प्रचार का रंग। आज दुर्ग और रतलाम में पीएम मोदी करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी भी जगदलपुर और खरसिया में संभालेंगे प्रचार अभियान की कमान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज जनसभा और रथ यात्रा करेंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रीवा और सेमरिया सहित कई क्षेत्रों में करेंगे रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस का करेंगे प्रचार। लगातार जहरीली धुंध की मोटी परत में डूबी दिल्ली, गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई एक शहर भी प्रदूषण की चपेट में। इजराइल ने अस्थायी संघर्ष विराम की अपील ठुकराई, कहा पहले अगवा किए गए इजरायली नागरिकों को लौटाए हमास। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले, न्यूजीलैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को दी मात। खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। भूकंप से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मलबे में दबने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा, अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान होने की खबरें हैं। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामिडांडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई एक राज्यों में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रात 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल में था। भूकंप से किसी के नुकसान की खबर नहीं है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार का रंग गहराने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में चुनावी माहौल को और गर्म करेंगे। उनकी पहली रैली छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगी। दुर्ग वो इलाका है जो मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और कांग्रेस का गढ़ कहलाता है। पाटन से वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने भतीजे विजय बघेल से मुकाबला है। दुर्ग के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और दोपहर करीब 3:15 बजे रतलाम में उनकी जनसभा होगी। रतलाम जिले की विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन बागी नेताओं ने दोनों ही पार्टी के समीकरण कुछ हद तक बिगाड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए जो प्लान तैयार किया है, वो आज जमीन पर नजर आने वाला है। एक तरफ पीएम मोदी रतलाम में रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी चुनावी रथ पर सवार होकर बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश में होंगे। आज अमित शाह ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान
अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे। चुनावी राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बालाघाट और डिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट कुक्षी से रैली शुरू करेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 70 से ज्यादा चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेता अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी भी रैलियां करेंगे। और अब बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में AQI 448, जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट के आसपास AQI 421 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से अब सांसों पर संकट आ गया है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में अगले कुछ हफ्तों तक प्रदूषित हवा से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन दौरे के दौरान हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में अपना समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने इजराइल से गाजा पर सैन्य हमलों को तत्काल रोकने की भी अपील की है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री अपने बयान में हमास के साथ जारी संघर्ष में अस्थायी संघर्ष विराम की अपील उन्होंने ठुकरा दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास सारे बंधकों को छोड़ नहीं देता है, तब तक वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ऐसे तात्कालिक संघर्ष विरामों को अस्वीकार करता है जिसमें अगवा किए गए लोगों की वापसी शामिल ना हो। नेतन्याहू की ओर से ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने गाजा में मदद सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय आधार पर तात्कालिक विराम लगाने की अपील दोहराई है। और चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रहा न्यूजीलैंड का सामना आज विश्व कप के अपने महत्वपूर्ण मैच में पाकिस्तान से होगा। दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश के तहत जीत हासिल करने के लिए बेताब होंगी। टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत के बाद दोनों टीमों को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण दोनों सेमीफाइनल की दौड़ में मुश्किल स्थिति में पहुंच गई हैं। लगातार 4 जीत से शुरुआत करने वाली न्यूजीलैंड की टीम को भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं पाकिस्तान की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है, जिसके 7 मैचों में 6 अंक हैं। पाक टीम को लगातार 4 हार के बाद बांग्लादेश के खिलाफ जीत मिली थी। और आज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्रतियोगिता की खराब शुरुआत के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मुकाबले जीतने के बाद अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। दूसरी ओर इंग्लैंड 6 में से 5 मैच हारने के बाद अंतिम स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई होने के लिए खेल रहे हैं, तो वहीं सेमीफाइनल के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बेहद अहम मैच है। और ICC विश्व कप में अफगानिस्तान ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 180 रन के लक्ष्य को अफगानिस्तान ने 32वें ओवर में
3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अफगानिस्तान की ये चौथी जीत है। अफगानिस्तान के लिए हशमतुल्लाह शहीदी और रहमत शाह ने अर्धशतकीय पारी खेली। रहमत ने 52 रनों का योगदान दिया, तो वहीं हशमतुल्लाह शहीदी ने नाबाद 56 रनों की पारी खेली। अजमतुल्लाह ओमरजाई ने नाबाद 31 रन बनाए। इससे पहले नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.3 ओवर में 179 रन बनाए। नीदरलैंड्स को पहले ही ओवर में वेस्ली बारिसी के रूप में पहला झटका लगा। वो 1 रन बनाकर आउट हुए। मैक्स ओ डॉव और कॉलिन एक्करमैन ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़े। मैक्स ओ डॉव ने 42 और कॉलिन ने 29 रन बनाए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स खाता भी नहीं खोल पाए। डच टीम की तरफ से साइड ब्रांड ही एकमात्र बल्लेबाज रहे, जिन्होंने अफगानिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया और 58 रनों की पारी खेली। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने 3 विकेट लिए। और नेपाल में भूकंप की खबर एक बार फिर आपको बताते हैं। भूकंप से जुड़ी खबर, यहाँ पर मरने वालों की संख्या जो है अब 80 हो गई है, जबकि लगभग 140 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, मरने वालों की संख्या 80 हो गई है और 140 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम जो भी अपडेट्स होंगी वो हम डीडी न्यूज़ के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो नेपाल में भूकंप से जुड़ी ये खबर, मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। 140 घायलों का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने एक तरह से भारी तबाही मचाई। 6.4 तीव्रता का ये भूकंप था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।